आपने टॉप मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया जो पुराने थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, प्रेम कुमार धूमल जी थे, तो कितना फर्क देख रहे हैं? एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर हैं। 2003 में मैं बात करूं, आज से 22 साल पहले, तो फिर से कांग्रेस आ गई और फिर से जो है वो वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। उनका टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम था क्योंकि उस टाइम कोई पॉलिटिकल ग्लिच नहीं था, कोई सेंटर से भी कोई मानते नहीं थे वो। 2007-8 के बाद से लेकर 12 तक का पीरियड था, ये बहुत अच्छा बीजेपी का धूमल जी के टाइम का पीरियड रहा। इस दौरान धूमल जी से जो हो सकता था वो उन्होंने स्टेट के लिए किया, उसमें कोई उनको सुखराम की भांति कोई पुराना कोई प्रेशर नहीं था। ये होती है ज़हीन महीन, जिसे कह सकते हैं ना कि सोच और बीच में से फैक्टर निकालना। जयराम ठाकुर जी की वो चीफ मिनिस्टर बने, मोदी जी के सेकंड टर्म के टाइम में जो है वो दिल्ली मूव किए, तो वहाँ एक अलग पावर सेंटर फॉर हिमाचल जनरेट हो गया। पावर सेंटर्स जब बहुत हो जाते हैं तो आप रिजल्ट वैसे नहीं दे सकते। मतलब जयराम ठाकुर जी वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाए 5 साल। नहीं, 4 स्तंभ में से 3 मजबूत स्तंभ हिमाचल के बीजेपी के हाथ में थे। 2022 में क्यों ये लोग हार गए? 2017 के बाद सुक्खू सरकार तो लगातार इंस्टीट्यूशंस बंद कर रही है। सुक्खू गवर्नमेंट वक्त के साथ चीजों को रेशनलाइज कर रही हो, हमें इसको डिफरेंट तरह से वे में कर रही थी। वीरभद्र सिंह की जो टीम थी, स्कूल ऑफ थॉट का सबसे बढ़िया मॉनिटर अगर कहें तो मुकेश अग्निहोत्री जी रहे। जी जी। आज की डेट में क्या हशर है उनका? तो जो जिसने अपने आप को वक्त के साथ बदल दिया वही सक्सेसफुल होता है। सुक्खू भाई तो नहीं बदले थे, उन्होंने एक था कि भैया मैंने वीरभद्र सिंह के मुखालफत करनी है, उनके साथ टकराना है तो टकराए। आप और सुक्खू भाई एक ही प्रीमिसेस में थे जब आपके पिताजी डीपीआर थे और वहाँ पे थे। सुक्खू भाई बचपन से ऐसे ही आइडियल थे या लविंग नेचर भी रही है? बहुत लविंग नेचर। वैसे उनको हिमाचल का चाचा नेहरू कहना चाहिए। हिमाचल का चाचा नेहरू। एकदम से पत्रकारिता के टॉप पे थे आप और एकदम से पलटी लगी और लोग उसमें लोक सेवा वाले इसमें आप चले गए। मेंबर्स बनने के बाद आपका करियर तो बंद ही हो जाता है। जिससे सीक्रेसी की बात करी तो अगर इंटरव्यूज की भी बात करें तो एक बड़ा लिमिटेड सा रहता है कि ऑनरेबल चेयरमैन। मेंबर्स का रोल होता है इंटरव्यू तक कि वो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए जो इंटरव्यू ले सके, उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन। एक आता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि अपने आदमियों को लगाओ, इसमें जो काबिल हैं वो पिछड़ जाते हैं क्या? ये ना लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी है। अब क्या है सिस्टम, मतलब ये जो कमीशन भी चलता है ना वो भी सरकार के फ्रेम्ड रूल्स के हिसाब से चलता है। मसलन व्यवस्था परिवर्तन की क्या जरूरत कमीशन में है और है तो किन जगहों पे है? मैं तो ये मानती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली मानती हूँ, फ्रॉम पी टू पी। बिल्कुल लंबे समय तक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए। उनका कैडर भी क्या, आप उसको ट्रांसफर पॉलिसी में लाना चाहिए, कहीं तो डरो। एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपने जो बीजेपी और कांग्रेस के 3 दिन की समीक्षा करी थी जी, और मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो बड़ी तीखी थी। वो हैरानी की बात थी, रूलिंग भी बैठी है धरना देने और ऑपोजिशन भी बैठा है धरना देने के लिए। आपने मुकेश अग्निहोत्री जी का भी दौर देखा हुआ है जब वो नेता विपक्ष थे और आप आरोप भी लगते हैं कि तब तो बड़े गर्मा के रहते थे पंडित जी। अब पंडित जी की सारी वो जो थी वो गर्मी खत्म है। उसी तरह से अब जयराम ठाकुर भी नेता विपक्ष हैं। अगर इन दोनों की भूमिका में देखूं तो फेलियर तो कहीं ना कहीं किसका रहा होगा? एज एन इंडिविजुअल एलओपी देखते हैं तो और पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है। कुछ जो होता है, जयराम जी शांत स्वभाव के। मुकेश भाई तो कहते हैं ना कि गर्म तवे पे पानी की बूंद भी आई तो उड़ा के। एज एलओपी उनका रोल वही था। ये सारी चीजें का जो माहौल है, ये प्रदेश की जो जनता है, बेरोजगारी का मुद्दा आपके सामने, आप खुद रोजगार वाले इसमें रहे हैं कि हम ये सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान के चलते हैं और चारा भी क्या है? नहीं, यही तो मैं बात कहती हूँ। मैंने आपको पहले बोला पोस्टें 12, एप्लीकेंट 1.5 लाख। तो कैसे संभव है? ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट की आपने बात छोड़ दी, अब एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा कुछ कि सदन तक भी आवाज जाए। विधानसभा पहुंचने की तो बात दूर की है, वो घर से लेकर अपनी एक वर्कशॉप के लिए पंचायत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पहुंचे। महिलाओं से वोट तो पूरे चाहिए। हाँ चाहिए, ठीक है, तो उसका जो है वो उनके लिए प्रलोभन वाली स्कीमें भी लॉन्च कर दो। और उसकी अगर शुरुआत हम कहीं सोलन अर्की वाली तरफ से करें तो अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया।
अक्सर इंटरव्यूज़ की बात होती है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जानने के लिए शायद थोड़ा कम मिले और जो असल ज्ञान होता है उसकी ज़रूरत भी होती है। और आज ये एक सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ जो शख्सियत है वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, इससे इनकार नहीं हो सकता, ना ही किया जा सकता है। मेरे साथ हैं आज, सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा, रचना गुप्ता जी। मैम नमस्कार। नमस्ते। तो जिस तरह से मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं आप, तो अभी मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन के भी रहे हैं मैम, और उसके पहले जो असली इतिहास है वो है पत्रकारिता जगत का। दैनिक जागरण के स्टेट एडिटर भी रहे हैं, इन दिनों युगमार में एसोसिएट एडिटर हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तो आज रचना जी से ही बात करेंगे। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आप पहली ऐसी उस दौर में लड़की, खैर फिलहाल अभी भी आप लड़कियों वाले उसी में हैं, तो आप रही जी। तो आज मेरी तमाम चीज़ें उसी के आसपास घूमेंगी, पत्रकारिता वाले उस लिहाज से ही। तो आप आज धर्मशाला में मिले, शुरुआत तो करूँगा मैं सियासत के दौर से ही। कितना फ़र्क दिख रही मैम आप? सियासत भी बदल गई और पत्रकारिता भी बदल गई। बिल्कुल, जी। मेरे 30 साल के जर्नलिस्ट अनुभव में मुझे लगता है कि टॉप टू बॉटम चेंज हो गया। ना ही अब वो नेता या लीडर्स उस तरह के हैं जैसे पहले पत्रकार भी हुआ करते थे, वो भी उस तरह के नहीं है। तो अब आप किस मामले में परिवर्तन जानना चाहते हैं? वो परिवर्तन वाली बात, आपने टॉप मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया जो पुराने थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, प्रेम कुमार धूमल जी थे, तो अब उनके सामने नई पीढ़ी है। वीरभद्र सिंह जी स्वर्गवास हो गया, धूमल साहब घर में, मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी वालों ने बिठा के रख दिए, तो नई पीढ़ी आ गई। तो कितना फर्क देख रहे हैं? एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर हैं। अब मैं समझ गई आपका सवाल। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चंडीगढ़ से, मेरा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से जनसत्ता में थी मैं, तो मेरा जब ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिमला में थे प्रेम कुमार धूमल जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। तो अब मैं भी उस दौरान में जर्नलिज्म में नई थी, कई चीज़ें, हमें भी हिमाचल की पॉलिटिक्स का उनका इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था। पर जब मैं आई और उसके बाद बीजेपी 2002 तक चली, तो वो 3-4 साल मुझे उस टाइम की बीजेपी को समझने का मौका मिला। तो उस टाइम की बीजेपी भी बदल गई, क्योंकि उस टाइम जो थी वो विचारधारा आधारित थी, या धूमल जी जो थे वो कोएलिशन गवर्नमेंट को चला रहे थे, सुखराम जी उनके साथ थे, सुखराम जी के साथ ये प्रकाश चौधरी, महेंद्र सिंह ठाकुर, ये सब जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ थे। तो उस टाइम वो बीजेपी ऐसी 5 साल चली है जो शायद मुझे नहीं लगता कि धूमल जी ने भी कैसे ही सरकार मुश्किल से चलाई होगी, क्योंकि वो बड़ी बात कही बहुत कोएलिशन गवर्नमेंट चलाना हिमाचल में शायद वो पहला, और समझती हूँ कि अभी तक का तो आखिरी वो था जब वो कोएलिशन चली। और उस टाइम उन्होंने मेद तोड़ा, क्योंकि वीरभद्र सिंह इन कंटिन्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस हमेशा यहाँ पे रूल करा, तो वो नींव हिमाचल में बीजेपी की पड़ी तब धूमल जी के टाइम पे। और उन्होंने, और सुखराम जी का बिल्कुल डायरेक्ट इंटरफेरेंस था वर्किंग को लेकर, सारा कंट्रोल उन्होंने एक तरह से अपने पास रखा था। तो वो जो फ्री हैंड था बीजेपी का, रिजल्ट ओरिएंटेड, तो मुझे लगता है वो मिसिंग रहा। सेकेंड आ गया 2003 में, मैं बात करूं आज से 22 साल पहले, तो फिर से कांग्रेस आ गई और फिर से जो है वो वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। तो वहाँ पे जो वर्किंग थी, खैर उस टाइम इतना थोड़ा हिमाचल भी थोड़ा पिछड़ा था, कोई बहुत अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन धूमल जी के टाइम से ये शुरू हो गया था। तो उन्होंने ही फोकस्ड ऑन एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम तो बेसिक 22 साल पहले यहाँ पे प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह का ट्रेंड नहीं था, तो उनके टाइम में कई यूनिवर्सिटियाँ वगैरह खुली, एंट्री हुई, तो बच्चे यहाँ के यहीं पढ़ने लगे और यहीं पे उनको निकल के वो बाहर जॉब्स के लिए गए। वीरभद्र सिंह जी के टाइम में भी डेवलपमेंट हुई, लेकिन उनके टाइम में एक डिफरेंट तरह
की डेवलपमेंट हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की बात बता रही हूँ। 8 सालों में आपका रोड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे काम हुआ। उनका टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम था क्योंकि उस टाइम कोई पॉलिटिकल ग्लिच नहीं था, कोई सेंटर से भी कोई मानते नहीं थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस थी उनकी टीम में, वो कभी भी किसी भी बात में लेकर उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता था। तो जो फ्री हैंड उस टाइम उनके पास था और जितने रेवेन्यू रिसोर्सेज स्टेट के पास थे, तो उन्होंने थोड़ा सा और गति दी स्टेट को। फिर पीरियड आ गया फिर से धूमल जी का। अब जी 2007-8 के बाद से लेकर 12 तक का पीरियड था, ये बहुत अच्छा बीजेपी का धूमल जी के टाइम का पीरियड रहा। कारण क्या कि इस टाइम तो बीजेपी का कोई कोएलिशन नहीं था, बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ आ गई थी। तो पहली दफा ऐसा हुआ कि पूरे 5 साल 2008 से 13 तक का पीरियड जो है वो बीजेपी ने अपने इंडिपेंडेंट तौर पर जो है हिमाचल में किया। इस दौरान धूमल जी से जो हो सकता था वो उन्होंने स्टेट के लिए किया। उसमें कोई उनको सुखराम की भांति कोई पुराना कोई प्रेशर नहीं था, और रादर जो हिमिंका के लोग थे वो वापस से बीजेपी के साथ ही, बीजेपी के उस पे ही कुछ इधर चले गए उधर चले गए। तो मतलब हिमिंका वाज ओवर दैट टाइम, बाय दैट टाइम। लेकिन हाँ, मंडी में सुखराम का, उनके अनिल शर्मा का बेटे का इन्फ्लुएंस कंटिन्यू रहा, लेकिन वो लेवल नहीं रहा, वो डाइल्यूट हो गया। बाय द टाइम सुखराम जी भी थोड़ा ओल्ड हो गए और पीछे सारी चीजें पॉलिटिकली पीछे हो गए। तो ये टाइम ऐसा रहा जब शांता कुमार जी थोड़ा पीछे खिसक गए, तो शांता कुमार जी का एकदम पीछा हो गया। और मैं आपको, ये होती है ज़हीन महीन जिसे कह सकते हैं ना, कि सोच और बीच में से फैक्टर निकालना। हम जैसे जो आज के जर्नलिस्ट हैं उनके बस का रोग नहीं है। नहीं ऐसा बात नहीं है, हकीकत है मैम, ऐसी बात नहीं है। मानता हूं जो कमियां हैं हम लोगों में वो शांता कुमार जी थोड़ा पीछे चले गए और धूमल जी का एक टीम जो है वो बीजेपी के उसके तौर पे आगे आ गई। लेकिन फिर हुआ, जैसे ये तो ट्रेंड बताते ही है ना हिमाचल में, बट मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती इस बात में कि एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में 5 साल एक गवर्नमेंट, 5 साल एक गवर्नमेंट, 5 साल एक पार्टी दूसरी पार्टी रहती है। ये मिथ टूट सकता है, अब धीरे धीरे टूट सकने वाली बात आ रही है, बहुत बड़ी बात, लेकिन वो पुरानी बात नहीं रहेगी। लेकिन जो मेन कंसर्न था, जब उसके बाद फिर वीरभद्र सिंह आए, तो इस पीरियड में ये थोड़ा सा फिर पीछे खिसकने वाला पीरियड था। कारण क्या था, क्योंकि वीरभद्र सिंह के ऊपर ईडी, सीबीआई और इस तरह की जांच एजेंसियों का जो शिकंजा कसा, वो उनकी वर्किंग को इफेक्ट कर गया। मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये जो शासन कम था पॉलिटिकल, बट एडमिनिस्ट्रेटिव शासन था। एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए क्योंकि उनकी टीम में जितने भी ऑफिसर्स थे वो या तो रिटायर होके आ गए या प्लेसमेंट में ऐसे करके आ गए, तो उन्होंने एक अपनी टीम बना रखी थी। दैट टीम यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम वीरभद्र सिंह थोड़े बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे, विक्रमादित्य अभी थोड़ा बड़ा नहीं हुआ था। तो इस तरह से करके वो पीरियड मतलब स्टेट के लिए, वेलफेयर ऑफ द हिमाचल के लिए वो थोड़ा पीछे खिसक गया। और वो भी इसलिए क्योंकि जो सेंटर में 2014 में जो है वो मोदी गवर्नमेंट आ गई थी और यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो हुआ ये कि जो सेंटर स्टेट के कॉम्बो में डेवलपमेंट इमर्ज होता है ना, वो मिस हो गया इस पीरियड में। वीरभद्र सिंह एंड के टाइम में, लास्ट इलेक्शंस के टाइम में यहाँ ये जो झगड़ा पड़ा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पहले कौल सिंह बने, फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बने, तो वहाँ जो मेन लड़ाई थी वो प्रेसिडेंट बनने को लेकर हो गई इंस्टेड चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर। एनी हाउ, इस टाइम में ये पीरियड वो था जब वीरभद्र सिंह जी के जूनियर्स उन्होंने ट्रेन किए, काफ़ी लीडर्स बनाए। फॉर दैट मैटर उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके मुकेश अग्निहोत्री, उन्हीं की बनाई हुई टीम का एक मजबूत स्तंभ है। फॉर दैट मैटर ये विनय जो अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और अब पार्टी प्रेसिडेंट, सुधीर जो बीजेपी में चले गए हैं वो, और इवन हर्ष महाजन जो वीरभद्र सिंह का कभी राइट हैंड हुआ करते थे। लेकिन वो पीरियड था जब वीरभद्र सिंह शायद अपना मतलब स्वास्थ्य ठीक होने ना होने के कारण और थोड़ा ओल्ड एज होने के कारण वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो दुर्भाग्य था ये कि वो थोड़ा ईडी, सीबीआई और इस तरह की इंक्वायरीज में फंसे रहे और बाकी यहाँ पे जो मैसअप हुआ वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करके गया। अब पीरियड आ गया
बीजेपी आ गई। तो बीजेपी के लिए वो एक अलग गेन पॉइंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से अब धूमल जी थोड़ा पीछे हो गए, जैसे शांता कुमार एक टाइम में हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे नई लीडरशिप जो डेवलप हुई वो हुई जयराम ठाकुर जी की, वो चीफ मिनिस्टर बने, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। तो लेकिन एक नई टीम, थोड़ा सा उनका पीरियड को एनालाइज करूंगी तो उनके पीरियड में ये था कि पार्टी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस लीडरशिप, मतलब पार्टी वर्कर्स इन हिमाचल। ऊपर से तो जो डायरेक्शन हुई तो यहाँ पे उनको जो सामंजस्य बिछाने में और सब लोगों को साथ लेने में ही शायद ये टाइम बीत गया। उसका कारण एक था क्योंकि जेपी नड्डा जी आपके नेशनल प्रेसिडेंट बन गए, सेंट्रल लीडर बन गए, अनुराग ठाकुर आपके सेंट्रल मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद बहुत सारे हिमाचल के लोग जो हैं वो मोदी जी के सेकेंड टर्म के टाइम में जो है वो दिल्ली मूव किए। तो वहाँ एक अलग पावर सेंटर फॉर हिमाचल जनरेट हो गया। तो इसमें कितनी फ्रीडम जयराम जी ने अवेल की, ये तो कितनी की होगी इतना तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिवली वही जानते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा हर सवाल बीइंग ए जर्नलिस्ट नहीं, उस पीरियड में मैं इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि वो पीरियड मेरा भी जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं था। तो जितना कर मुझे समझ आया एज जर्नलिस्ट कि पावर सेंटर्स जब बहुत हो जाते हैं तो आप रिजल्ट वैसे नहीं दे सकते। जयराम ठाकुर जी वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाए 5 साल। नहीं, ये नहीं बात मैं कह सकती कि नहीं दे पाए, वो अच्छा चला। क्यों चला? क्योंकि सेंटर से आपको बहुत मदद होती रही। जेपी नड्डा जी ने एज हेल्थ मिनिस्टर स्टेट के लिए बहुत कुछ किया, अनुराग ठाकुर जी ने भी बहुत कुछ किया। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि मैं इस तरह से समझूं कि 2 बैसाखियां थी, एक में जेपी नड्डा थे, एक में अनुराग ठाकुर। नहीं, ऐसा भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एग्री नहीं करती हूँ कि एक 4 स्तंभ में से 3 मजबूत स्तंभ हिमाचल के बीजेपी के हाथ में थे, अनुराग जी, नड्डा जी और जयराम जी, और फॉर दैट मैटर और लोग भी जो दिल्ली गए हैं। तो जब जिस स्टेट को 4 मजबूत इंजन मिले हों तो क्या वो भागेगा नहीं? मुझे तो लगता है कि उस दौरान में अच्छी प्रोग्रेस हुई। ये पीरियड हुआ जब अच्छा चला, सेंटर स्टेट कॉम्बो चला। मैं समझ रहा हूँ। फिर 2027 में क्यों रगड़ा, 2022 में क्यों ये लोग हार गए? 2017 के बाद जब सत्ता में आ गए, देखो उसके लिए की सरकार का इन्होंने नारा दिया था। कौन सा इंजन फेल हुआ? जयराम जी वाला इंजन फेल हुआ या फिर नहीं? उसके लिए हिमाचल का जनरल नहीं, देखो उसमें एक फैक्टर्स पे पठानिया जी हम नहीं जा सकते, एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोक लुभावन फैसले, जैसे मतलब देखो कांग्रेस इस स्ट्रेटेजी पे चली कि वो कैसे अपना वोट शेयर बढ़ाए। तो उसके लिए उन्होंने कई डिसीजंस लिए, जैसे एम्प्लॉय ओरिएंटेड लिए या कुछ और लिया। तो उसमें बीजेपी का तो बड़ा क्लियर कट डिसीजन था कि नो ओल्ड पेंशन। मैम, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक पूरी फोर्स थी इस सारे इसमें, फिर ये फेलियर कहाँ पे रहा? मेरे हिसाब से तो हम पहले बात कर रहे हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के एनालिसिस की, ठीक है। फेलियर्स या सक्सेस की बात तो रिपीटेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला आपको कि धूमल जी के बाद वीरभद्र आए, वीरभद्र जी के बाद फिर धूमल जी आए, धूमल जी के बाद फिर वीरभद्र आए, वीरभद्र के आने के बाद जयराम जी आए, जयराम जी के आने के बाद सुक्खू जी आए। तो ये तो दौर मैंने देखा खुद से, ठीक है। तो फेलियर तो हर पीरियड में हुआ ना। तो क्या हो रहा है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का जो सरकार के विरुद्ध जो एक माहौल बनता है वो रहता ही रहता है। और हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है वो एम्प्लॉय ड्रिवन पॉलिटिक्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो है नहीं व्यवस्था, एम्प्लॉय ड्रिवन है। तो एम्प्लॉय ड्रिवन होने के कारण जनरली पार्टीज इन्फ्लुएंस करने के लिए एम्प्लॉय वुमेन सेंट्रिक इश्यूज लेती है। इस वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फेलियर धूमल जी के बाद वीरभद्र आए तो क्यों हुआ, वीरभद्र के बाद धूमल जी आए तो वीरभद्र क्यों फेलियर हुआ। तो हर स्टेज पे अलग अलग रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल इश्यूज, नेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लोगों के खिलाफ एक लोगों में अपने मन में कोई नौकरियां, इस तरह के विषय ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हर एक आदमी को अंदर से खा रहे होते हैं। और यू नेवर नो कि वो वोट किस तरह से कन्वर्ट होता है। दूसरा जो मैं बताएंगे, अब जो ट्रेंड आ गया, अब लोग ये देखते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे एरिया में कौन नेता कितने प्रभावशाली ढंग से काम कर रहा है, क्या वो वहाँ के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ला रहा है, क्या वहाँ के लिए कोई और बड़ा पैकेज आ रहा है, वहाँ के लिए कोई एम्प्लॉय सोर्स जनरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब उदय जी, अब ये सब बातें वोट में कन्वर्ट होती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। अब वोट होता है। यहाँ से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये बात नहीं थी। मैं एग्री हूँ।
और जिस तरह से आपने कहा, तो सुखो सरकार तो लगातार इंस्टीट्यूशंस बंद कर रही है, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? मैं एज जर्नलिस्ट इस बात को इस तरह से देखती हूँ कि वक्त के साथ आप देखो, मतलब मैं इसमें एग्री या डिसएग्री नहीं हूँ, लेकिन आपका घर अगर 20 साल पुराना है तो कब समटाइम्स एक मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने बेड बॉक्स में ना पुराने कपड़े रखती रहती है ठीक है। जब वो कपड़े उसको समझ में आता है कि 10 साल बाद वो 10 साल पुराने वाले कपड़ों का कोई रिवाज नहीं है, जरूरत नहीं है। मैंने बुक लिखी है अपनी देवधरा और शिमला, मैंने उसमें सारा डेटा एनालाइज किया था स्टेट की इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे। तो अब आप देखेंगे अगर 51 में हमारे पास 8 या 9 हाई सेकेंडरी स्कूल थे 51 में, हाँ, और उसके बाद वो 3000 कुछ हो गए अभी वीरभद्र सिंह के लास्ट टेन्योर में। अब क्या है कि अब जब इतने स्कूल हो गए हैं तो अब हमारी ज़रूरत है कि हम अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलें। बिल्कुल। स्कूल अब खुल गए हैं, स्कूल की लिटरेसी रेट हमारी इम्प्रूव हो चुकी है। मान लो हमारे को एक वैक्सीन लगना है किसी बीमारी से बचने के लिए, तो वो 1 टाइम लगता है, तो हम क्यों उसको बार बार लगाते रहेंगे? तो जो चीज़ नई है फिर हम उसको क्लीन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे। सही माना जा सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर इनको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब आप मीडिया में देखिए, मीडिया में क्या होता था, हमारे ऊपर किस बात का दबाव होता था कि अब रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो अब रेशनलाइज कीजिए। एक ही आदमी अगर अब पेज भी बनाएगा, अब आईटी का टाइम आ गया, अब टाइपिस्ट की जॉब खत्म है। पेजिनेटर्स, डिजाइनर के साथ साथ पेजिनेटर की, मैं जनसत्ता में थी तो हम प्रिंट आउट काट के फिर पेस्ट करते थे, उसको पेस्टर बोलते थे। तो पेस्टर के पास जाके हम पेज डिजाइन करते थे और क को इधर जोड़ना, ख को उधर जोड़ना, ये काम आज तो चुटकी में हो जाता है। तो पेस्टर्स की पोस्ट खत्म है, टाइपिस्ट की पोस्ट खत्म है, एडिटर्स की पोस्ट खत्म है, प्रूफ रीडर्स खत्म है। जो सारा तो काहे को उसी को करना है? जो चीज वक्त के साथ चेंज करना है तो हो सकता है कि सुखू गवर्नमेंट वक्त के साथ चीजों को रेशनलाइज कर रही हो, हमें इसको डिफरेंट तरह से में कर रही। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकती, ये तो इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है कि क्या उनकी वो है, पर मुझे लगता है रेशनलाइजेशन एक समय में जरूरी भी है। क्योंकि आज की डेट में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात बताऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह के जो सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाखों में, पोस्टें 5, 6, 8। तो मैं हर अपने मीटिंग में बच्चों को, लड़कियों को बोलती हूँ कि आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करो जिससे आपको जॉब मिले। आप हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ये सब रखते हैं जिसके कारण आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और सब बच्चे मास्टर्स, एमफिल तक करके अपने गांव में, घरों में घर का, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो वक्त के साथ बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वक्त के साथ जो बदलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये पॉलिटिक्स में है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये एजुकेशन में। वक्त के साथ बढ़ने पे मैं पॉलिटिक्स पे आऊंगा, क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ, सूझबूझ जो है वो मैचलेस मानता हूँ मैं कई मसलों में। तो ये जो रैशनलाइजेशन पॉलिटिकल हुई, इसमें आपने शुरुआती दौर में जिक्र किया कि वीरभद्र सिंह की जो टीम थी स्कूल ऑफ थॉट का, उसका सबसे बढ़िया मॉनिटर अगर कहें तो मुकेश अग्निहोत्री जी रहे। जी। आज की डेट में क्या हशर है उनका? स्कूल ऑफ थॉट जो है वीरभद्र सिंह का, उसके जो बच्चे हैं उनकी पॉलिटिकल उसमें वैल्यू, मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या चाहे वो मंत्री है, चाहे विधायक है या फिर वर्कर ही है, कि वो भी वक्त के साथ साथ खुद को बदलता है, और इसी में समझदारी भी है। अच्छा किया मुकेश भाई ने बदल के। बहुत पास्ट में हमें वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखो, जिंदगी हमेशा आगे चलती रहती है, तो जिसने अपने आप को वक्त के साथ बदल दिया वही सक्सेसफुल होता है। सुखो भाई तो नहीं बदले थे, उन्होंने एक था कि भैया मैंने वीरभद्र सिंह के मुखालफत करनी है, उनके साथ टकराना है तो टकराए। ये एक अपवाद नहीं हो गया मैम कि वो ही बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए, जो व्यक्ति कभी चेयरमैन तक नहीं रहे थे कहीं पे, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। नहीं, लेकिन एक बात है, मैं इसमें कोई तरफदारी नहीं कर रही हूँ या मैं वैसे एक जर्नलिस्ट, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आप ये क्यों मान रहे हो कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक बनने से ही चीजों को अंडरस्टैंड करता है। ही रिमेन्ड NSUI president for more than a decade, Youth Congress president more than a decade, because he knows the grassroots working of a worker. वो नारे लगाने, तख्तियां बांटने, पोस्टर लगाने, मतलब जो पार्टी का बेसिक वर्क होता है, वो चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो, वो सारे करते ही हैं। तो उन्होंने अपने जीवन, हाँ ठीक है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने आत्म सम्मान से कोई समझौता नहीं किया कि ठीक है जहाँ है। जब वक्त आया तो ऐसा नहीं कि उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। आई थिंक उनका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था
जी, क्योंकि काउंसलर से बने, शिमला के एक छोटा शिमला से वो काउंसलर के बाद जाते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कभी डिप्टी सीएम नहीं रहे या सीएम नहीं रहे, विधायक मंत्री नहीं रहे तो उनको आता नहीं है। आई थिंक पर्सन विद कॉमन नॉलेज एंड दैट टू फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड कैन परफॉर्म बेटर एंड ही माइट बी डूइंग दैट। मैम जहाँ तक मेरा माफी चाहूंगा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप और सुक्खू भाई एक ही प्रीमिसेस में थे जब आपके पिताजी डीपीआर थे और वहाँ पे थे, तो आपकी और सुक्खू भाई की उम्र में शायद 12-15 साल का फर्क है। तो सुक्खू भाई बचपन से ऐसे ही आइडियल थे या लविंग नेचर भी रही है? बहुत लविंग नेचर, बहुत लविंग नेचर है। और वो जो एक पर्सनैलिटी जो है ना, दिखने में थोड़ा कड़क मिजाजी तो है लेकिन बाय हार्ट ही इज वेरी नाइस फेलो। आई थिंक पहले तो ये थे, अब बहुत क्लोजली। बचपन का किस्सा है मैम जिससे ये लगाओ, क्योंकि आप तो एक्सट्रीम पड़ोसी रहे हैं आपस में? नहीं रहे हैं, लेकिन वो कोई किस्सा क्या, मतलब ये आज भी बच्चों को प्यार करते, उस टाइम भी बच्चों को प्यार करते थे। तो ही यूज्ड टू लव किड्स, उनको बच्चों से प्यार था। बिल्कुल। खैर अब थोड़ा सा, वैसे उनको हिमाचल का चाचा नेहरू कहना चाहिए। हिमाचल का चाचा नेहरू, एक नई लाइन दे दी। अब जाके गुलाब का फूल देना पड़ेगा भाई को कि आप यहाँ पे लगा लो। नहीं, वो एक जस्ट उसमें लाइटर मोड में। नहीं, ये हैवी भी है मैम, अक्सर बच्चों के साथ भाई नजर आते हैं, लाइटर मोड में नहीं ले सकते इस बात को हम। खैर नहीं, पर ये आदत उनकी बचपन की है, बचपन से है, बच्चों के लिए केयरिंग रहे हैं। और ये अलग बात है कि अब बच्चों की वजह से ट्रोलिंग शुरू हो जा रही है। सवाल कुछ और था। चलिए, अभी थोड़ा सा फ्रेम आपको चेंज नजर आ रहा होगा, उसकी वजह है कि एक लाइट की समस्या थी सामने से। तो मैम मैं आपसे बात कर रहा था कि एकदम से पत्रकारिता के टॉप पे थे आप और एकदम से पलटी लगी और लोक सेवा वाले इसमें आप चले गए जी। क्या फर्क नोट किया आपने? अब क्या था तब और अब? उदय जी, ये कोई एब्रप्टली नहीं हुआ। मैं बहुत टाइम से, एक्चुअली जर्नलिज्म में क्या होता है कि ना दिन अपना ना रात अपनी, तो मेरी कुछ एक जिम्मेवारी अपने परिवार के बच्चों के प्रति, बेटियां हैं मेरी, उनके प्रति भी थी, एजुकेशन अच्छी हो। जर्नलिज्म में जब आप रहते हैं तो आपके पास इन सब चीज़ों का, और उस टाइम डिजिटल का ज़माना शुरू हो गया था, तो आपको पता ही है कि डिजिटल में कितना कर टाइम मिल पाता है, और डिजिटल और प्रिंट दोनों का एक साथ काम था मेरे पास। तो और पूरा स्टेट देखना, उसके साथ वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना, चलना, तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा टाइम मेरे को अब चेंज करना चाहिए, क्योंकि 22-25 साल मुझे हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इस को ऑप्ट भी किया। और दूसरा ये कि जो ये एक बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे वहाँ पे प्राइवेट और कॉर्पोरेट वर्क कल्चर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो जो सरकार की जो वर्किंग है वो बड़ी स्लो, शायद जवाबदेही होती है इसलिए बड़ी स्लो। जैसे कॉर्पोरेट में हम क्विक डिसीजन लेके फटाफट फाइलों को और कागजों को निपटाते हैं और एकदम रिजल्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास सबसे पहले फाइल आई कि एक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की भर्ती का था। तो जब मैंने वो फाइल पढ़ी तो मुझे लगा कि ये 6 महीने बाद मेरे टेबल तक क्यों ही पहुँच रही है, मतलब 6 महीने तक ये कर ही क्या रही थी फाइल। तो मैंने वो लिख दिया कि मतलब ये पेंडेंसी क्यों है, रीजन। हालांकि जो मेंबर होता है वो कई सारे मेंबर्स होते हैं, 5-5, 6-6, तो इतना ज़्यादा मेंबर्स के पास एक लिमिटेड स्कोप होता है काम करने का। वो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता है या फिर वो सिलेबस और इस पे काम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन प्रोसेस में मेंबर का CPS वाला हिसाब किताब आगे की फाइल आई, स्टडी कर लीजिए। करेक्ट यही होता है, और रूल फ्रेमिंग का काम होता है। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो मेंबर जनरली एज मेंबर सबके साथ आपको कंसेंसस बनाना होता है, तो वो कुछ चीज़ें सीक्रेसी के नाम पे होने के कारण मेंबर्स के ध्यान में भी नहीं आती, जो एक पॉइंट होता है। सीक्रेसी का जो उसमें लेवल है वो लिमिटेड है। इसको कंप्लीट करने दो। ये बात हुई तो एकदम हड़कंप मच गया कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, क्योंकि मेंबर आर नॉट सपोज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। बट मेरे जहन में कॉर्पोरेट और सरकारी वर्किंग की बात करें तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, ये डिले मत करिए भैया, कितने इंतजार के बाद तो लोग वेट करते हैं, कब बारी आएगी, पूछते रहते हैं कब निकलेगा पेपर, कब ऐड निकलेगी, कब भरेंगे, कब होगा सारे। तो हमको क्यों ही मौका देना है, आप करिए जो जितना हो सकता है करिए। और तो उसमें कोई क्वेरी है, कोई सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर करके फाइल को डिस्पोज करिए। एक तो ये बात हुई, और दूसरा क्या पूछ रहे थे आप?
कि जिससे सीक्रेसी की बात करी, तो अगर इंटरव्यूज की भी बात करें तो एक बड़ा लिमिटेड सा रहता है कि ऑनरेबल चेयरमैन मेंबर्स के पास बहुत लिमिटेड रोल होता है। ये लोगों को गलतफहमी है कि मेंबर्स लगने से बड़ा कुछ, हाँ ये बड़ा जो मेंबर्स बनने के बाद आपका करियर तो बंद ही हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनली डिबार हो जाते हैं किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए अंडर एनी गवर्नमेंट। तो एक तो आप अपना करियर ही ख़त्म कर देते हो, दूसरा ये है कि एज मेंबर आप बहुत ज़्यादा डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि सीक्रेसी में या तो सीक्रेसी डिपार्टमेंट होता है या फिर चेयरमैन होते हैं जिन तक बात जाती है। बाकी मेंबर्स गौन है, मेंबर्स का रोल होता है इंटरव्यू तक, कि वो इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए जो इंटरव्यू ले सके, उनका लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, क्योंकि जो HAS, HJS और प्रोफेसर वगैरह की पोस्टों के लिए लोग आते हैं, वो लोग उन मेंबर्स और उन चेयरमैन और एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पढ़े, तो इसलिए अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए रोज आपको पढ़ना है, रोज आपको अपनी नॉलेज को, और जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो भी आपको 4-5 दिन पहले ही पढ़ना पड़ेगा, और बाद में जाके पता चलता है कि जिसके लिए आप पढ़े या जो नॉलेज ली वो बॉडी आपको नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ये है, चलो इस सिस्टम का पार्ट है, बनाना भी चाहिए इसमें। लेकिन मैं बच्चों को या कैंडिडेट्स को ये कहना चाहती हूँ कि एक तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशंस नहीं रखनी चाहिए। कारण क्या है कि किसी भी 70-72 लाख की आबादी है हमारी, उसमें कितनी की ही जॉब ऑलरेडी भरी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो रेगुलर जॉब जिस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पटानिया जी सिर्फ 2 तरह की कैटेगरी के होते हैं जो बड़ी लिमिटेड होती हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 भी बड़ी कम होती है पोस्टें, क्लास 2 भी बड़ी कम होती हैं। तो उसमें क्या है कि जब लोग अप्लाई करते, ऐड देखते हैं कि निकली 4, 2, 1, 5, 10, HAS की 18, 12, 16 तो निकलती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एप्लीकेंट्स होते हैं 1 लाख प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स में होने तो 12 ही हैं, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो वो थोड़े अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो रुक भी जाता है पॉइंट 1 से 2 से 5 से, तो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की होती है, और अल्टीमेटली जब वो कई हजार बच्चे वो 12 के आगे पीछे छूट जाते हैं तो फिर परेशानी तो होना स्वाभाविक है। एक सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि सहज भी हूँ, ये एक आता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि अपने आदमियों को लगाओ, इसमें जो काबिल हैं वो पिछड़ जाते हैं क्या? या नहीं, मैं इसमें बड़ा क्लियर, अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। ये ना लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी है। अब क्या है सिस्टम, मुझे नहीं पता पहले क्या होता होगा, 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन जब मैं वहाँ रही तो कई चीज़ें हमने भी ठीक करी। कि एक तो जो रिटन एग्ज़ाम हो गया या इंटरव्यू हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका है कि जिसमें नकल की या सिफारिश की गुंजाइश नहीं है। मसलन ये मेरे टाइम में ही ऐसा हुआ कि रिटन के जो एग्ज़ाम के नंबर होते थे वो इंटरव्यू में जुड़ते नहीं थे, पहले नहीं जुड़ते। हाँ, हमने किया ये, हमारे टाइम में ये हुआ कि जो रिटन का एग्जाम होगा उसमें इंटरव्यू का परसेंटेज जुड़ेगा। ये हमने बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टडी किए, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि जुड़ना चाहिए। एक तो इससे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। दूसरा ये है कि कोडिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हाँ, जहाँ पे बल्क कैंडिडेट्स होते हैं और डिफरेंट सेंटर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ से थोड़ा मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पटानी जी मैं आपको बताऊं कि मैंने रिफ्यूज़ल कर दिया कि मैं किसी भी ऐसे सेंटर में एग्ज़ाम करवाने के पक्ष में नहीं हूँ जहाँ पे आपके CCTV कैमरा ना लगे हों। वेरी नाइस। तो ये मेरे दौर में हुआ, मेरे टाइम में हुआ कि कंपल्सरीली उन सेंटर्स की लिस्ट मंगवाई गई जहाँ पे CCTV कैमरे नहीं थे, उनको हटाया गया। पहले तो CCTV को स्ट्रॉन्ग किया गया। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से कागजों में जो होता है वो, अब ये डिसीजन कौन करता है, कौन सा सेंटर होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये सीक्रेसी लेवल की बातें हैं, मेंबर को इसका ज्ञान नहीं होता। अंदर रिटर्न में कितना नंबर है ये भी किसी को पता नहीं होता। वो सारा जो होता है वो सीक्रेसी वाले ही देखते हैं, या जो इसको डील कर रही है एक टीम वही देखती है। बाकियों को, खास तौर पे मेंबर्स को इसका पता ही नहीं होता। तो वो नंबर दिए, वो सबके सामने जो टीम होती है बैठी हुई वो नंबर देती है, और वो कहाँ जुड़े पीछे आगे वो अलग हिसाब किताब है, वो अलग सीक्रेसी वाले देखते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, और वो मुझे लगता है कि बिना चीज़ों को समझे आरोप नहीं लगाने चाहिए। बिल्कुल।
दूसरी बात, व्यवस्था परिवर्तन का दौर है। आपको लगता है मैम, हो सकता है कि आपने एक ओथ ली होती है, उसमें भी बंधे हों आपकी सारी चीजें, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में व्यवस्था परिवर्तन की क्या जरूरत कमीशन में है, और है तो किन जगहों पे है? मैं तो ये मानती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली मानती हूँ, फ्रॉम पी टू पी। बिल्कुल 2-3 बातें आती हैं कि जो क्या होता है कि जो सिलेबस सिलेक्शन का तरीका है कि सिलेबस कौन, पहले वो डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, फिर वो एक्सपर्ट से होता हुआ, मतलब उसमें अब डिपार्टमेंट में कभी कोई अफसर है क्या करेगा, वो वहाँ पे जो पेंडेंसी है वो तो ठीक करने की ज़रूरत है। या फिर मतलब ये जो कमीशन भी चलता है ना, वो भी सरकार के फ्रेम्ड रूल्स के हिसाब से चलता है। मसलन फ्रेम्ड रूल्स में क्या मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो मैंने ये चाहा कि एज मेंबर मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे एचएएस के सिलेबस में कुछ चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद एक्सपर्ट कमेटी, जो तरह तरह की यूनिवर्सिटी के बड़े सीनियर लोग थे, उनके साथ रिव्यू किया। इसको रिव्यू करने के बाद कमीशन उसको अपने आप में चेंज नहीं कर सकता, वो जाती है सरकार के पास। अब सरकार में ये बताइए कि कौन अफसर ये समझता है कि हाँ मैं वेला हूँ तो मैं इस पे ध्यान दूं, करूँ और फिर मैं वापस भेजूं, तो वो पेंडेंसी वहीं की रहती है अंटिल अनलेस हम लोग खुद पुश ना करें। अब आप ये बताइए कि जो अफसर अफसरी काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, तो उसको क्या ही पड़ी है कि वो सिलेबस एक एक चीज का माइन्यूटली देखे, तो हमारा काम तो फिर जीरो हो गया, मतलब मेहनत सारी गई। एक तो ये है। दूसरा इम्प्रूवमेंट यही होना चाहिए कि बहुत देर तक ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लंबे समय तक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए। उनका कैडर भी क्या, आप उसको ट्रांसफर पॉलिसी में लाना चाहिए। कहीं तो डर हो, क्योंकि एक ही पीएन, चपड़ासी, आपका इवन क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट, जो भी इस तरह के अलग अलग विभाग होते हैं, उनमें एम्प्लॉयज एक से नहीं, मतलब वो पता नहीं सालों साल से वही काम कर रहे हैं। तो जो सबऑर्डिनेट में हुआ, वो सबऑर्डिनेट, मैं ये नहीं कहती कि इसमें भी होता होगा, लेकिन इतना है कि कुछ चीज़ें जो है वो, अगर इनको डर होना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी जवाबदेही, तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो वो डर गॉन है, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं है या आपको शिफ्टिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं है। वही लोग मतलब कमीशन में तो ये भी है कि हमारी ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा लगे तो इनको एग्जाम ड्यूटी का चार्ज मिलता है, तो उसके चक्कर में कोई जाना ही नहीं चाहता। तो जो कमा रहे हैं वो भी, जो ड्यूटी एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो भी। तो वो चीजें मैंने लिख के दिया था ये कि भाई ये सारे परिवर्तन होने चाहिए। तो अब ये अंदर की बातें, कई बारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में तो डिसीजन सरकार के लेवल पे होना चाहिए या फिर चेयरमैन के लेवल पे होना चाहिए। तो ये तो आत्म मंथन और चिंतन का विषय है, जिनको ये अगर व्यवस्था सुधारनी है तो ये तो होना ही चाहिए। मैम, ये तो बड़ी पढ़े लिखे लेवल की बातें हैं, मेरे जैसा ऐसा नहीं करेगा जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं बोल सकता। नहीं। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पहलू पे। हाल ही में युग्मा में आपका एक आर्टिकल छपा था जिसमें आपने जो बीजेपी और कांग्रेस के 3 दिन की समीक्षा करी थी जी। और मैं अगर सही मायनों में कहूँ तो बड़ी तीखी थी वो, और मैं ये चाहूंगा कि वो अंग्रेजी का वर्जन था, मेरे पल्ले तो पढ़ना नहीं था, पर जितना सा लगा मेरे को उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आपने तो कहूँ कि एक तरह से पूरा तार करके रख दिया था सिस्टम। नहीं पठानिया जी, ऐसा है, आदतन मुझे लिखने की आदत है। जब मैं कमीशन में, तब भी तो मैं जब मैं कमीशन में थी तो भी मैंने 2 किताबें लिख डाली, क्योंकि लिखने से मुझे लगता है कि मेरे ब्लड में लिखना का है, तो मैं लिखती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं वैसे फ्रीलांसिंग डिफरेंट पेपर्स में भी करती हूँ। तो उस दिन मैंने लिखा कि मुझे लगा कि लिखना चाहिए, क्योंकि आ नहीं रहा है ऐसा जो एक स्टीक जर्नलिज्म है। आजकल का जो दौर आ गया ना, अब ये नारेबाजी हो गई। थोड़ा सा ये ना कैमरे की तरफ देख के बोलना है। रीजन ये है कि पब्लिक दिखे कि पुराने पत्रकारों में क्या था और आज के जैसे जो मेरे जैसे हैं उनमें कितना फर्क है। पुराने और अब में फर्क ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त ही बदल गया है। मैंने बोला वक्त बदल गया है, तो जर्नलिज्म का सिस्टम भी बदल गया है और जर्नलिस्ट भी बदल गए हैं। तो अब जो जमाना है डिजिटल का है, फटाफट से एक्सीडेंट हुआ तो वो दे दिया, उधर दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा जब असेंबली हुई तो बाहर नारेबाजी हुई पेंशनर्स की। फिर वो हैरानी की बात थी, रूलिंग भी बैठी है धरना देने और ऑपोजिशन भी बैठा है धरना देने के लिए। तो ये अजीबोगरीब किस्म का, इस पे एनालिसिस होना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये मैंने दिया, 3 दिन का समअप दिया कि वो चीज़ें नहीं आ रही हैं जो आनी चाहिए। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इन डेप्थ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो पहला दिन भेंट चढ़ गया कि भाई एक विधायक का मामला है और उस विधायक ने
का जो आरोप लगे हैं वो बेल होगी नहीं होगी, बेल होगी नहीं होगी, जो भी है उस पर मुझे लगा कि ये क्रिएटिव। फिर उसके बाद आ गया जगत सिंह नेगी, कैबिनेट मिनिस्टर पे आरोप लग गए, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा, फिर उसके बाद वो करते करते बात आरएसएस तक पहुंच गई। तो वही लाइन आरएसएस वाली जो लाइन है ना, मैं उसी के ऊपर तो मुझे ये लगा कि जो पहले दिन की चिंगारी लगी हंसराज की वो पहुंच गई जगत सिंह नेगी से होते होते आपके आरएसएस पे। तो ये सारा हो गया ना, मतलब आरएसएस ही लपेटे में आया। मैम ऐसा भी नहीं कह सकते कि आरएसएस ही लपेटे में आया, लेकिन इतना है कि विधानसभा की दिशा चेंज हुई, क्योंकि विषय कुछ ऐसा था। तो विषय जब ऐसा था तो दिशा चेंज हो गई। तो जो गौण हो गए मुद्दे, मसलन आपके बहुत सारे प्रश्नकाल में विधायक अपने एरिया के क्वेश्चन लगाते हैं कि मेरे यहाँ मकान नहीं बना, आपदा में प्रॉब्लम हो गई, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफर के मसले हैं, स्टाफ तैनात नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन प्रश्नकाल में लगते हैं। तो 67-62 में जो चर्चाएं होती है वो दूसरी, आप जानते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स के साथ होती है, या सारे टॉपिक्स को मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरह से विधानसभा की, तो इन सब की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अंदर नारे लगाने वालों का एजेंडा कुछ, बाहर वालों का कुछ, पेंशनर्स का कुछ, पंचायत का कुछ, अफसरों का कुछ, इलेक्शन कमीशन का कुछ, तो सब ये खिचड़ी सी पकी थी। तो ये हालात क्यों क्रिएट हुए, क्या वजह थी, क्यों जनरेट हुआ? क्या कि कोई टाइम ऐसा आ रहा है, सरकार के 3 साल का टाइम आ रहा है, या फिर पंचायत इलेक्शन का रुकना आ रहा है, या फिर जो है वो इस तरह के मामले, महिलाओं के विरुद्ध जो मामले हो रहे हैं खड़े, उन पे बात की जाए, वो विषय आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है। बहुत सारे विषय जो एमएलएस को कैरी करने चाहिए वो भी थे और उसमें कुछ गुम भी हो गए। तो मेरा एनालिसिस इसी पे बेस्ड था कि किस तरह से हमारी असेंबली, जो तपोवन की असेंबली है, जिसको आप पता है पठानिया जी, 2005 में आप भी यहीं पे थे, 5 में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चला, ठीक है। अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल की कहानी चली कि यहाँ पे भेदभाव होता है, ये होता है। तो हिमाचल में नगर निगम दूसरा जो प्रदेश का बना वो धर्मशाला में बना। धर्मशाला को एक सेकंड कैपिटल के तौर पर मर्ज करने की कोशिश किया सर विंटर में। तो ये सारी जब चीजें यहाँ हो रही हैं, धर्मशाला में इतना सरकार लाभ लश्कर लेके आती है, तो रिजल्ट भी होने चाहिए, फ्रूटफुल रिजल्ट होने चाहिए। अब इसी चीज पे आऊंगा मैं, जिस तरह से आपने कहा कि भेंट चढ़ गए। आपने मुकेश अग्निहोत्री जी का भी दौर देखा हुआ है जब वो नेता विपक्ष थे, और आप आरोप भी लगते हैं कि तब तो बड़े गर्मा के रहते थे पंडित जी। अब पंडित जी की सारी वो जो थी वो गर्मी खत्म है। उसी तरह से अब जयराम ठाकुर भी नेता विपक्ष हैं। अगर इन दोनों की भूमिका में देखूं तो फेलियर तो कहीं ना कहीं किसका रहा होगा कि जहां पर वो उभार नहीं आ पा रहा है मुद्दों को लेकर? बहुत ज़्यादा इन डेप्थ करेंगे जब सेशन होगा, तो उसके बाद एक और आर्टिकल लिखेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी जगह में, अपने अपने टाइम में, चाहे वो कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन हो, मुकेश जी रहे हो, जयराम जी रहे हो, वो अपनी समझ से, अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिहाज से वही मुद्दे जनरेट करते हैं जो जैसा मैसेज पब्लिक के बीच में स्प्रेड होना हो। तो दोनों अपनी तरफ से ठीक थे। नहीं, आई एग्रीड मैम। अगर मैं वही कहूँ कि एक जिस तरह से एक ऑरा होता है ना, मैं उस ऑरे की बात कर रहा हूँ, वैसे मुद्दे क्या विपक्ष जनरेट कर पा रहा है अभी? ऑरा की बात आप एज एन इंडिविजुअल एलओपी देखते हैं तो ऑरा पर्सनैलिटी पे डिपेंड होता है। कुछ जो होता है, जयराम जी शांत स्वभाव के, शांत भी क्या है, उनका पर्सनैलिटी अलग तरह का है। चीफ मिनिस्टर सुक्खू जी का पर्सनैलिटी अलग तरह का है, वीरभद्र का अलग होता था। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति, जैसे मैं स्वभाव से एक एग्रेसिव जर्नलिस्ट थी, तो मेरा और एक नॉर्मल जर्नलिस्ट जो दूसरा है उसका वो भी लिखता है, लेकिन स्वभाव फर्क है। तो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली लोग रिएक्ट करते हैं, वेदर इट इज ABCD। मुकेश भाई तो कहते हैं ना कि गर्म तवे पे पानी की बूंद भी आई तो उड़ा के, एज एलओपी उनका रोल वही था। एज एलओपी आप बोलें तो एलओपी का तो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो काम ही ये होता है कि आप सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना है। हाँ, बोलने का तरीका कोई एग्रेसिव करता है, कोई सॉफ्ट करता है। बीच में इंटरव्यू के दौरान आपने एक चीज कही थी पहले कि सरकार की रिपीट होने वाली जो बात थी कि ये और अब बदल भी सकता है, ये चीजें बदल भी सकती हैं। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार बदल भी सकती है, लेकिन क्या है कि अब जो लोग हैं ना वो पुराने नहीं है, कि वोटर जो है वो बहुत अवेयर हो चुका है। वो देखता है कि मेरे एरिया में स्कूल है कि नहीं है, मेरे एरिया में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे एरिया में डेवलपमेंट के लिए कोई नया कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है। अब लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं।
वो पुराने जो लोक लुभावन चीजें थी ना कि हाँ भाई तेरे मतलब चलो तू मेरा भाई है तो वोट दे दियो, वो कहानी नहीं। अब तो लेडीज इतनी अवेयर हो गई हैं कि भाई अगर लेडीज वेलफेयर की बात करेंगे लेडीज तभी वोट देंगी, नहीं तो देंगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ के हिसाब से बात करता है, तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। डिजिटल एज में पठानिया जी सब बदल गया है। मैं समझ मानना पड़ेगा ये। मैं समझ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इतिहास बदला जाएगा 2027 में जो इस बारे में तो मुझे नहीं पता। ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां उस टाइम के माहौल पे डिपेंड करती है। अभी के माहौल पे अभी तो 2 साल है क्या? नहीं, 2 साल में कुछ ऐसा करिश्मा हो सकता है कि ये पुरानी चीजें बदल जाएं या फिर पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी संभव होता है क्या? ये तो हमने और आपने दोनों ने देखा है। हाँ। तो पॉलिटिक्स तो कुछ भी हो जाता है। पॉलिटिक्स तो युद्ध है, युद्ध में तो फिर कुछ भी करते हैं। तो फिर उसमें मगर मैं इसी संदर्भ में सोचूं तो लग रहा है कि भी कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो फिर रिपीट भी हो सकता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं, अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। ओके मैम, चलिए खैर मैम लास्ट वाले पहलू की तरफ आ रहा हूँ कि ये सारी चीजें का जो माहौल है, ये प्रदेश की जो जनता है, बेरोजगारी का मुद्दा आपके सामने, आप खुद रोजगार वाले इसमें रहे हैं, लगता है कोई अंत है इसका या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इसके लिए मतलब जिम्मेदार है? पहले बहुत ज्यादा रोजगार एक बार मुझे बताओ, हम रोजगार किसे बोलते हैं? रोजगार हम अपनी मजबूरी में सरकारी नौकरी को बोलते हैं। वजह ये है कि यहाँ पे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बीजेपी ने करवाई ना कांग्रेस। क्या ये रोजगार नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्टर है? क्या ये रोजगार नहीं है कि किसी का अपना बिजनेस है? क्या ये रोजगार नहीं है कि कोई अपना अच्छा शोरूम चला रहा है? फिर तो वही बात आ गई, कांग्रेस शोर मचाती है कि पकौड़ा बेचने को भी आप रोजगार बोल देते हो। नहीं, मैं ये नहीं बोलती। हम हमारे में सबसे बड़ी बेवकूफी ये करते हैं कि हम ये सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान के चलते हैं। और चारा भी क्या है? नहीं तो ऑप्शंस आपके पास। जमीनें कितनी हैं? सारी बंजर हो गई जमीनें, बंदरों की वजह से, दूसरी वजहों से, पशुओं की वजह से। नहीं उदय जी सुनिए मेरी बात। मैंने बहुत रिमोट एरियाज भी विजिट किए हैं। बाहर से आके, दूसरी स्टेट से आके लोग हिमाचल में ऐसे काम कर रहे हैं। कोई अपना लीज पे लेके होटल चला रहे हैं, कोई इसमें हाइड्रो में, इसमें हाइड्रो कह रही हूँ, हम लोगों के पास इतना पैसा है, हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं। एक्सट्रीम हाई टेक्नोलॉजी वाले यूनिट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। तो हमारी यहाँ सिर्फ जो जरूरत है ना लोगों को अवेयर करने की, यही तो मैं बात कहती हूँ। मैंने आपको पहले बोला पोस्टें 12, एप्लीकेंट 1.5 लाख। तो कैसे संभव है? ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं है। मतलब दोष मुक्त करार दिया जाता है बीजेपी कांग्रेस से, दोष मुक्त। दोनों कोई भी नहीं दे पाएगा। मैं आप भी कुछ होंगे, हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे जब तक हम लोगों को उनके घरों में ही कोई ऐसा रोजगार सृजन का अवसर प्रदान नहीं करेंगे। मैम जिस तरह से आपने अवेयरनेस की बात करी बेरोजगारी वाले मुद्दे पे, तो आपने क्लीन चिट दे दी सरकारों को। अब विमेन एम्पावरमेंट पे और उन पे आपका काम रहा। बेरोजगारी में इसलिए दी क्योंकि मैं खुद उस जगह पे रही हूँ जहाँ से रोजगार मिलता था। हाँ तो मैं तब भी पूछा। तो फ्रस्ट्रेशन होती यूथ में, अगर उनको नहीं चीखे मार रहा है यूथ आज की डेट में। नहीं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर दो ना। मैंने ये बताया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी में 1.5 लाख गाड़ियां चलाएं, टैक्सियां चलाएं। नहीं आप टूरिज्म एक अच्छा स्कोप है ना। होटल मैनेजमेंट जो हो गया वो अच्छा, आपका कंप्यूटर IT पे हो गया वो, जिससे आपको जॉब्स मिलती हैं। चलिए ठीक है, वो कोर्सेज करने चाहिए। दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ मैम। विमेन एम्पावरमेंट की आपने बात छोड़ दी, अब एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा कुछ कि सदन तक भी आवाज जाए? पठानिया जी, जब मैं जर्नलिस्ट थी तब भी और जब मैं कमीशन में रही तब भी मेरा महिलाओं से बहुत अटैचमेंट है। कारण क्या है कि मैंने लेडीज को इतना डिप्राइव्ड कंडीशन में देखा। मेल डोमिनेंस है अभी भी, हिमाचल में तो है ही है। वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रही। मैं अपने फ्री टाइम में ये जरूर करती हूँ कि कोई भी 2 गांव छांट लेती हूँ। मैं पर्सनली लेडीज के पास इसलिए जाती हूँ सो दैट जो मैंने आपको बातें बोली कि बच्चों को पढ़ाओ वही जिनसे इनको मिले, कुछ रोजगार मिले। ऐसा ना हो कि रोजगार नहीं मिला, परेशान हो गए, ड्रिंक्स में, चिट्टे में, नशे में, इसमें पड़ गए। डोंट डू दैट। लेकिन पेरेंट्स को अपने टाइम में नहीं मौके उपलब्ध थे, अब तो उनको मौके उपलब्ध है ना बच्चों के लिए। तो आप उनको कॉलेज भेजो, सही सब्जेक्ट के साथ भेजो। और दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज हैं वो उत्पाद बनाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता बेचना कहाँ है, उसको हम पैकेजिंग कैसे करें नहीं पता। फिर उनको ये बताते हैं कि आप ये काम करिए, आपके रीजन में ये है तो ये मिलेगा, ये करिए। महिलाओं को सियासत में नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। निकली है, लेकिन वो क्या है कि
कुछ। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैम कि एक आईक्यू लेवल, एक सोच, वो तो ये था कि या तो रिजर्व है महिलाओं के लिए या फिर कोई कोटा है उसमें है। क्या विजन के लिहाज से नहीं निकलना चाहिए औरतों को? बाहर जाके सदन में नहीं पहुंचना चाहिए? एजुकेशन भी सदन में नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, आप विधानसभा पहुंचने की तो बात दूर की है, वो घर से लेकर अपनी एक वर्कशॉप के लिए पंचायतों तक में सीमित कर दिए, पंचायतों तक सीमित कर दिए। क्या ये होना नहीं चाहिए कि महिलाओं को हक दिलवाने के लिए महिलाओं को किसी भी सीट से उतार दो? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। महिलाओं से वोट तो पूरे चाहिए। हाँ चाहिए, ठीक है, तो उसका जो है वो उनके लिए प्रलोभन वाली स्कीमें भी लॉन्च कर दो। लेकिन महिला आए, अब आप देखो अपनी असेंबली देखो हिमाचल की, 68 में से कितनी औरतें हैं? तीन। एक तो अभी आई बाई इलेक्शन में, ठीक है, एक बीजेपी की है सिंपल। मैं ये देखती हूँ, कई बारी मैं वीडियोस देखती हूँ या कुछ देखती हूँ तो वो बेचारी अलग अलग, एक सीएम की वाइफ है कमलेश जी, तो वो ये सब अलग अलग होती हैं। तो इतने सारे जेंट्स के बीच में मैं वही बोल रहा हूँ कि इन लेडीज के लिए भी एक सांझी लीडरशिप तो सदन में जरूरी है ना, होनी चाहिए। और उसकी अगर शुरुआत हम कहीं सोलन अर्की वाली तरफ से करें तो वो तो एक जगह से क्यों बोल रहे हैं आप, तो कहीं से भी हो सकती है। मौका मिलना चाहिए, औरतों को मौका मिलना चाहिए। और लेडी, मैं बताऊं, लेडी अगर सिस्टम में आती है उदय जी, तो सिस्टम अपने आप में क्लीन हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लेडीज में भगवान ने डबल टाइप का काम करने की क्षमता दी होती है। घर भी चलाती हैं, जो एक जेंट्स उतने अच्छे ढंग से नहीं चला सकता जितना औरत। वो सिस्टमेटिक होती हैं, वो टाइम अदर करती हैं, उसके बाद उनके पास मल्टीटास्किंग कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। और बीच में जो भी बातचीत हुई है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया होगा, जर्नलिज्म को लेकर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव का अंदर का पार्ट भी, लोक सेवा आयोग जो है उसका भी, और तमाम चीज़ें। राजनीतिक लास्ट में डिस्कस हुआ है, आरएसएस तक आ गया, बाकी तमाम चीज़ें आ गई, चाचा नेहरू भी यहाँ पे प्रवेश कर गई सारी चीज़ों में आके। तो रचना गुप्ता जी के साथ बातचीत कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि विजन की बात है तो विजन आपके सामने है। राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।